महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग या फार्मेसी जैसे टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन की सोच रहे हैं। हाँ। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर एलिजिबिलिटी। बिल्कुल। मतलब आप महाराष्ट्र राज्य के उम्मीदवार के तौर पर योग्य हैं या नहीं। जी। हमारे पास है 2024-25 का एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, और आज हम इसी के टाइप ए से ई तक के नियमों को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ, मकसद बिल्कुल साफ है, ये जानना कि ये अलग अलग टाइप आखिर हैं क्या, और मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है। सही। तो फिर शुरू करें। चलिए। अच्छा, सबसे पहले यही सवाल लेते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का उम्मीदवार होने से असल में फायदा क्या होता है। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई उम्मीदवार महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के तौर पर योग्य पाया जाता है तो उनके लिए ना कई दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, जैसे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स है, उनकी 85% सीटों पर आरक्षण मिलता है। ओहो, 85%, ये तो काफी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसके अलावा मतलब जाति आधारित आरक्षण, माइनॉरिटी कोटा, फीस में छूट, और वो TFWS स्कीम है ना। हाँ, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। जी, वो भी। तो ये सब लाभ मिलते हैं। लेकिन एक बात है, क्या? सिर्फ योग्य होना काफी नहीं होता, सही दस्तावेज वो भी टाइम पर दिखाने पड़ते हैं। सही कहा, वो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हमेशा ही थोड़ा पेचीदा होता है। खैर, तो अब देखते हैं कि ये योग्यता के प्रकार मतलब टाइप्स हैं क्या। टाइप ए से शुरू करें, वो सबसे कॉमन है शायद। हाँ, टाइप ए ज्यादातर स्टूडेंट्स पर लागू होता है। इसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। ओके। पहली कि उम्मीदवार ने महाराष्ट्र से ही SSC और HSC पास की हो या HSC के बराबर की परीक्षा, जैसे डिप्लोमा। ठीक है, महाराष्ट्र से 10वीं और 12वीं। जी। और दूसरी शर्त ये है कि उम्मीदवार या तो महाराष्ट्र का मूल निवासी हो, मतलब डोमिसाइल हो उसके पास, या फिर उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और हो। फिर उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो। बिल्कुल, या उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो, और यहीं पर वो होम यूनिवर्सिटी वाली बात भी आती है। हाँ, वो कैसे? आपकी होम यूनिवर्सिटी वो मानी जाती है जहां से आपने अपनी 12वीं या डिप्लोमा पास किया है, और इसका असर पड़ता है कि आपको उस एरिया के कॉलेजों में कितना कोटा मिलेगा। अच्छा, तो ये हुआ टाइप ए, सीधा साधा। लेकिन अगर कोई ये शर्तें पूरी ना करे पर उसका महाराष्ट्र से कोई कनेक्शन हो? हाँ, बिल्कुल, ऐसे मामलों के लिए है टाइप बी। टाइप बी, ओके। मान लीजिए किसी ने पढ़ाई महाराष्ट्र के बाहर से की, लेकिन वो खुद या उसके माता पिता महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं और उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो वो टाइप बी के तहत योग्य हो सकता है। तो इस केस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे जरूरी हुआ। एकदम। इस मामले में होम यूनिवर्सिटी भी उसी जगह से तय होती है जहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है। समझ गया। तो टाइप ए और बी मुख्य रूप से स्टूडेंट की पढ़ाई या उसके निवास स्थान पर टिके हैं। हाँ, मोटे तौर पर। अब बात करते हैं टाइप सी और डी की। हाँ। ये तो माता पिता के रोजगार से जुड़े हैं, है ना? एकदम सही। टाइप सी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके माता या पिता सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके किसी अंडरटेकिंग मतलब PSU के कर्मचारी हैं। और उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में होनी चाहिए। जी हाँ, और ये भी जरूरी है कि उन्होंने महाराष्ट्र में ड्यूटी ज्वाइन कर ली हो, वो भी कैप एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले। कैप यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। अच्छा, ये ज्वाइनिंग डेट वाली बात ध्यान रखने वाली है। हाँ। और टाइप डी, वो भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, पर ये महाराष्ट्र सरकार या उसके अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जी, और इसमें वो कर्मचारी भी आते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, रिटायर्ड भी। हाँ, इसमें होम यूनिवर्सिटी माता पिता की पोस्टिंग या रिटायरमेंट की जगह के आधार पर तय होती है महाराष्ट्र में। अगर वो डेपुटेशन पर महाराष्ट्र से बाहर थे तो उनकी महाराष्ट्र में जो आखिरी पोस्टिंग थी वो जगह मानी जाएगी। ये नियम थोड़े से मतलब ध्यान से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। ब्रोशर को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है इन केसेस में। ठीक है, अब एक और टाइप बचा है, टाइप ई। ये थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, टाइप ई एक स्पेशल केस है। ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्र मतलब बॉर्डर एरिया में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए है। ओके, बॉर्डर एरिया। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। उम्मीदवार ने SSC और HSC या समकक्ष परीक्षा उसी सीमा क्षेत्र या महाराष्ट्र के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास की हो। ठीक है। वो उसी सीमा क्षेत्र का निवासी हो और उसकी मातृभाषा मराठी हो। मराठी मातृभाषा भी जरूरी है। जी हाँ, इन उम्मीदवारों को फिर स्टेट लेवल सीटों या आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी सीटों के लिए योग्य माना जाता है। ये शायद उन बॉर्डर एरिया की खास परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। लगता तो यही है। तो अगर हम इसे समेटें तो महाराष्ट्र राज्य का उम्मीदवार कहलाने के कई रास्ते हैं,
निर्भर करता है कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आप या आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, या वो कहाँ काम करते हैं। बिल्कुल। और ये पहचान, ये कैंडिडेचर टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर वो सारे राज्य विशेष के एडमिशन लाभ मिलते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। जैसे वो 85% कोटा, फीस में छूट वगैरह। सही। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, आप जिस भी टाइप के तहत दावा करते हैं ए से ई तक, उसके लिए जो दस्तावेज बताए गए हैं वो आपके पास तैयार होने चाहिए। और टाइम पर जमा भी करने होंगे। हाँ, सीएपी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के वक्त। और हाँ, आप केवल एक ही टाइप का दावा कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ए और बी दोनों क्लेम कर लें। एक ही टाइप चुनना होगा। जी ठीक है, ये तो काफी हद तक साफ हो गया। हाँ, पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? ये नियम तो ठीक है, योग्यता तय कर देते हैं, लेकिन असल में ये जो दस्तावेजों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया है और खासकर जो उसकी समय सीमाएं होती हैं, वो एक स्टूडेंट के एडमिशन के पूरे सफर पर कैसा और कितना असर डाल सकती हैं। मतलब प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या आती होंगी, इस पर भी शायद सोचना जरूरी है। ये एक अच्छा पॉइंट है। नियमों के परे असल प्रक्रिया का असर, इस पर आगे विचार किया जा सकता है।